आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा और आप देख रहे हैं एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम से जुड़े मामलों पर कानूनी जानकारी देंगे। इस मसले पर जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी। अगर आपका इस मसले से जुड़े कानून पर कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120612793 0120612793 हमारे साथ अधिवक्ता नवीन पांडे जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका नवीन जी एपीएन पर। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? फातिमा जी, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो सन 2013 में पारित किया गया था, मूल रूप से ये भ्रष्टाचार को रोकने और उस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए पारित किया गया था और इसको लागू किया गया था। यदि इसके मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है लोक सेवकों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था की स्थापना करना, केंद्र स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त की व्यवस्था को स्थापित करना, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद और उच्च अधिकारियों तक को जवाबदेह बनाना या उनकी जवाबदेही को तय करना, यह भी एक प्रमुख उद्देश्य था। भ्रष्टाचार की शिकायतों की त्वरित जांच हो सके और उनका निपटान सुनिश्चित किया जा सके, इस उद्देश्य से भी इस अधिनियम को लाया गया था। साथ ही साथ शासन में पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए। तो कुल मिलाकर यदि कहें तो इस अधिनियम का उद्देश्य जो है वो है स्वच्छ, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन सुनिश्चित करना। और लोकपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है, जरा इस पर भी प्रकाश डालिए नवीन जी। जी, यदि लोकपाल की नियुक्ति की बात करें तो भारत में लोकपाल की नियुक्ति लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की जाती है। इसके लिए जो प्रक्रिया है वो ये है कि एक चयन समिति होती है जिसके सदस्य जो है प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। इनके साथ में लोकसभा अध्यक्ष होते हैं सदस्य। लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं उनको भी इस समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। यदि विपक्ष का नेता नहीं होता तो जो सबसे बड़ा विपक्षी दल होता है उसके नेता को सदस्य बनाया जाता है। चौथा जो है इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं सदस्य, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित कोई अन्य न्यायाधीश सदस्य हो सकते हैं। साथ ही साथ एक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसे प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश मिलकर चुनते हैं। तो ये 5 लोगों को मिलाकर के चयन समिति बनाई जाती है। अब चयन समिति जो है एक खोज समिति का गठन करती है और ये समिति लोकपाल पद के लिए योग्य व्यक्तियों के नाम सुझाती है चयन समिति को। जब खोज समिति योग्य व्यक्ति का नाम सुझा देती है तो जितने नाम सुझाए गए होते हैं उनमें से चयन समिति किसी एक व्यक्ति को चयनित करके उन्हें लोकपाल नियुक्त कर देते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है लोकपाल की नियुक्ति की। इसी प्रकार से राज्य स्तर पर लोकायुक्त की भी नियुक्ति इसी प्रकार से की जाती है। यही तरीका रहता है। जी नवीन जी, लोकपाल के कार्यों और शक्तियों का भी जरा वर्णन कीजिए। जी, देखिए, लोकपाल जो है वो भारत में भ्रष्टाचार के विरुद्ध गठित एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत की गई। जो लोकपाल के कार्य होते हैं
लोकपाल के कार्यों में शामिल है प्रधान भ्रष्टाचार की यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री के खिलाफ हो या केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ हो, सांसदों या केंद्र सरकार के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध भी हो सकते हैं। तो ऐसी भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करना, अ, जो भी शिकायत प्राप्त होते हैं, उनकी प्राथमिक जांच करने के बाद यह तय करना कि क्या विस्तृत जांच की आवश्यकता है या नहीं है। हम्म। यदि विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है, तो जांच एजेंसियों जैसे कि सीबीआई या अन्य जांच एजेंसियां जैसे प्रवर्तन निदेशालय वगैरह, इनको जो है इन शिकायतों की विस्तृत जांच की जिम्मेदारी सौंपना और उनकी निगरानी करना। अ, जब जांच पूरी हो जाती है और हम्म। यदि दोष सिद्ध होता है, तो हम्म। ऐसी स्थिति में लोकपाल का कार्य होता है अभियोजन की सिफारिश करना। साथ ही साथ लोक सेवकों की जो घोषित व अघोषित संपत्ति होती है, उसकी भी जांच करने का कार्य होता है इनके ऊपर। और भ्रष्टाचार निवारण में सहयोग करना, जिससे हम्म। कि प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में योगदान प्राप्त होता है। यदि हम लोकपाल के शक्तियों की बात करें, तो लोकपाल की जो शक्तियां होती हैं वो सिविल न्यायालय के समान ही शक्तियां होती हैं, जी। जिसके तहत शामिल होता है गवाहों को तलब करना, हम्म। दस्तावेजों को की मांग करना या शपथ पर बयान लेना। साथ ही साथ सीबीआई पर नियंत्रण की शक्ति भी जो है लोकपाल के पास होती है। जिन मामलों की जांच लोकपाल के निर्देश पर हो रहे हो, उनमें सीबीआई के स्थानांतरण या नियुक्ति को भी हम्म। नियंत्रित करने की शक्तियां होती है। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति होती है किसी अधिकारी, मंत्री या नेता के पास में, जी। तो उसकी अस्थायी कुर्की की सिफारिश करने की शक्ति भी होती है। इसके साथ ही साथ लोकपाल द्वारा जो निर्देशित मामलों में अभियोजन के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है। यानी कि अभियोजन के लिए निर्देश जो है या सिफारिश जो है वो लोकपाल कर सकता है, यह शक्ति लोकपाल के पास होती हम्म। है। इसके साथ ही साथ गोपनीयता बनाए रखने की भी शक्ति होती है। यदि हम्म। जांच के दौरान शिकायतकर्ता और संबंधित सूचनाओं की गोपनीयता का प्रश्न उठता है, तो उसको किस तरीके से सुनिश्चित किया जाए, यह शक्ति भी लोकपाल के पास ही होती हम्म। नवीन जी, लोकपाल के पास किस प्रकार की शिकायतें हम दर्ज कर सकते हैं? है जी। फातिमा जी, लोकपाल के पास जो है भ्रष्टाचार से संबंधित कोई भी शिकायत हो, हम्म। उसे दर्ज किया जा सकता है। हम्म। जिन मामलों में शिकायत की जा सकती है, उन मामलों को मैं जरा विस्तार से बता दे रहा हूँ। जी। सबसे पहले तो यदि भ्रष्टाचार का आरोप होता है, जैसे कि रिश्वत लेना या देना, पद का दुरुपयोग करना, अवैध लाभ पहुंचाना या फिर सरकारी धन या संसाधनों का दुरुपयोग करना, यदि इस प्रकार की कोई शिकायत है, हम्म। तो उसको लोकपाल के समक्ष दर्ज किया जा सकता है। अब किनके विरुद्ध किया जा सकता है? तो कुछ सीमाओं के साथ प्रधानमंत्री के विरुद्ध भी जो है शिकायत की जा सकती है। किसी हम्म। केंद्रीय मंत्री के खिलाफ भी ये शिकायतें की जा सकती हैं। किसी सांसद या फिर केंद्र सरकार के अधिकारी या ग्रुप ए, बी, सी और डी के कर्मचारी हो सकते हैं, या केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित या नियंत्रित कोई संस्था है या कोई ट्रस्ट है या फिर एनजीओ के पदाधिकारी हैं, हम्म। तो उनके खिलाफ भी शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं लोकपाल के समक्ष। हम्म। अब इसमें जो है ऐसे भी मामले हो सकते हैं जहां पर अनुचित लाभ या भ्रष्ट आचरण हो, जैसे ठेके के लाइसेंस, किसी पद पे नियुक्ति, ट्रांसफर इत्यादि में यदि अनियमितता बरती जाती है या आय से अधिक संपत्ति किसी के पास होने का अंदेशा होता है, जी। तो इस तरह के भ्रष्टाचार के मामलों में शिकायत की जा सकती है। और लोकपाल की जांच प्रक्रिया क्या है, इस पर भी जरा प्रकाश डालिए। जरूर। देखिए, लोकपाल की जो जांच प्रक्रिया होती है, हम्म। इसमें कई सारे चरण होते हैं। हम्म। सबसे पहला चरण होता है शिकायत। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से पीड़ित है या कोई भी नागरिक
जिससे ये महसूस होता है कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, जिससे आम जनता को परेशानी या दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हम्म। तो कोई भी व्यक्ति जो है लिखित रूप में लोकपाल को शिकायत दे सकता है। अब जो शिकायत दी जाती है उस शिकायत के अंदर आरोप क्या है उसको विस्तार से लिखना होता है। यदि साक्ष्य उपलब्ध है किसी प्रकार का तो उसको भी संलग्न करना होता है और साथ ही साथ एक शपथ पत्र भी देना आवश्यक होता है जिसमें कहा जाता है शिकायतकर्ता द्वारा कि जो भी बातें शिकायत पत्र में लिखी गई है हम्म। वे सत्य और सही है। हम्म। और शिकायत हमेशा भ्रष्टाचार से संबंधित ही होना चाहिए। अब शिकायत प्राप्त होने के बाद में लोकपाल जो है पहले प्रारंभिक जांच करता है। यदि प्रारंभिक जांच में ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी विस्तृत जांच की आवश्यकता है तो सीबीआई या फिर किसी अन्य जांच एजेंसी को लोकपाल विस्तृत जांच के लिए उस मामले को सौंप सकता है हम्म। और जांच के दौरान निगरानी भी करता है इन संस्थाओं की। जांच जो है आमतौर पर 90 दिनों में पूरी कर दी जानी चाहिए हम्म। और यदि आवश्यकता होती है तो 90 दिन के अलावे भी समय लोकपाल द्वारा बढ़ाया जा सकता है विस्तृत जांच के लिए। एक बार जांच पूरी हो जाए तो उसके बाद लोकपाल जो है 3 में से कोई एक निर्णय ले सकता है। यदि शिकायत निराधार या आरोप निराधार पाए जाते हैं तो जी। शिकायत को खारिज किया जाता है। हम्म। यदि उससे भी ज्यादा गहन जांच की आवश्यकता प्रतीत होती है तो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर भी जो है पास कर सकता है लोकपाल या फिर यदि दोष सिद्ध होते हैं तो उस स्थिति में विभागीय कार्रवाई या अभियोजन की सिफारिश भी कर सकता है। हम्म। और अभियोजन या अनुशासनात्मक कार्रवाई भी किया जा सकता है यदि आवश्यकता हो। ठीक। इसके अलावे हम्म। यदि भ्रष्टाचार से अर्जित की हुई संपत्ति है तो संपत्ति के जब्ती के आदेश भी दिए जा सकते हैं। तो ये हम्म। पूरी प्रक्रिया होती है। अधिवक्ता नवीन पांडे जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नवीन जी, आपका रुख करते हुए लोकपाल के निर्णय की अगर बात की जाए नवीन जी, तो लोकपाल के निर्णय के खिलाफ अपील हम कहाँ कर सकते हैं? फातिमा जी, यदि अपील की बात हम कर रहे हैं तो पूरे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को यदि हम पढ़ें हम्म। तो हमें ये देखने को मिलता है कि लोकपाल के आदेशों के विरुद्ध विरुद्ध किसी अलग से अपीलीय मंच का प्रावधान पूरे अधिनियम के अंदर नहीं। तो इसलिए जो है लोकपाल के निर्णय अंतिम माने जाते हैं आमतौर हम्म। पर। लेकिन लोकपाल के निर्णय के खिलाफ भले ही औपचारिक अपील का प्रावधान ना हो लेकिन लोकपाल के जो निर्णय होते हैं वे न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से इनको चुनौती दी जा सकती है। जी। इसके लिए प्रावधान हमें अनुच्छेद 226 में हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करने का प्रावधान हमें दिखता है भारतीय संविधान के अंदर। हम्म। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी लोकपाल के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। हम्म। यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत हम्म। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है या तो फिर जो अनुच्छेद 136 है हम्म। उसके तहत विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से भी न्यायिक समीक्षा की मांग जो है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष की जा सकती है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जुडिशियल रिव्यू के प्रावधान जो है हमारे भारतीय संविधान में मौजूद है। लोकायुक्त की भूमिका और कार्यों का जरा वर्णन करें नवीन जी। जी, देखिए लोकायुक्त जो है वो भारत में एक स्वतंत्र संवैधानिक या वैधानिक संस्था है जिसका उद्देश्य है सार्वजनिक प्रशासन में भ्रष्टाचार, कदाचार और शक्ति के दुरुपयोग पर नियंत्रण रखना। लोकायुक्त जो है नागरिकों की शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। अब इन चीजों को सुनिश्चित करने के लिए जो लोकायुक्त की भूमिका होती है वो होती है भ्रष्टाचार निरोधक प्रहरी की, जिसके तहत जन सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करते हैं लोकायुक्त। साथ ही साथ आम नागरिक को प्रशासनिक अन्याय के विरुद्ध मंच प्रदान करते हुए
न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना हम्म। भी एक भूमिका है लोकायुक्त की। इसके अलावा सुशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व स्थापित करना, लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए कार्यपालिका पर निगरानी रखना और शक्ति के दुरुपयोग को रोकना, ये लोकायुक्त की भूमिका होती है। हम्म। कार्यों की बात यदि हम करें लोकायुक्त की, तो लोकायुक्त के कार्य में शामिल है शिकायतों की जांच करना, हम्म। जैसे कि मुख्यमंत्री या फिर मंत्री, विधायक या राज्य स्तर पर जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना। लोकायुक्त जो है कुछ मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर के भी जांच शुरू कर सकता है, अनुशंसा भी दे सकता है। यदि दोष सिद्ध होता है तो अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। जी। इसी के साथ प्रशासनिक कदाचार की जांच, इसमें जो है किसी प्रकार की देरी ना हो, पक्षपात ना हो या मनमानी निर्णय जो है कोई प्रशासनिक अधिकारी ना ले रहा हो, ये सुनिश्चित करने का भी कार्य जो है लोकायुक्त के ऊपर दिया गया है। इसके अलावा सरकार और विधानसभा को हम्म। वार्षिक या विशेष रिपोर्ट देना, ये भी एक कार्य है लोकायुक्त का। और हम्म। भ्रष्टाचार निवारण में सहयोग करना, हम्म। ये सारे कार्य जो है लोकायुक्त को करने होते हैं। हम्म। जी, और लोकपाल और लोकायुक्त के बीच क्या अंतर है, जरा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए। जी। देखिए, लोकपाल और लोकायुक्त दोनों ही भ्रष्टाचार से निपटने के लिए स्थापित स्वतंत्र वैधानिक संस्थाएं हैं। इनका उद्देश्य है सार्वजनिक पदाधिकारियों की जवाबदेही को सुनिश्चित करना। अ, यदि अंतर की बात करें तो लोकपाल जहां केंद्र सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है, हम्म। वही लोकायुक्त राज्य सरकार में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोनों ही संस्थाएं सुशासन की आधारशिला है। अब अंतर की यदि हम बात करें तो लोकपाल जो है वो केंद्रीय स्तर पर कार्य करता है, जबकि लोकायुक्त राज्य स्तर पर। इनके क्षेत्राधिकार भी अलग होते हैं। लोकपाल का क्षेत्राधिकार होता है ऐसे शिकायतों को सुनना जो प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद या किसी केंद्र सरकार के अधिकारी के विरुद्ध उसके समक्ष दर्ज कराए जाते हैं। वही दूसरी तरफ लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार की यदि बात करें हम्म। तो लोकायुक्त के पास जो शक्ति है जन शिकायतों को सुनने की, वो किसी मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, विधायक या राज्य सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत सुन सकते हैं। कानूनी आधार जो है लोकपाल के लिए, वो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत इनकी नियुक्ति होती है। हम्म। जबकि लोकायुक्त की नियुक्ति जो होती है वो राज्यों के अपने अपने लोकायुक्त अधिनियम के तहत की जाती है। अब जो लोकपाल होते हैं इनकी नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि लोकायुक्त की नियुक्ति जो है वो राज्य के कानून के अनुसार राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उद्देश्य यदि हम देखें तो लोकपाल का उद्देश्य होता है केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार की जांच करना, जबकि लोकायुक्त का उद्देश्य है राज्य सरकार में भ्रष्टाचार की जांच करना, है ना। और एक समानता भी है कि दोनों ही एक केंद्र स्तर पे और दूसरा जो है राज्य स्तर पे, लेकिन दोनों ही स्वतंत्र वैधानिक संस्थाएं हैं। जी। तो ये इनके अंतर है। हम्म। और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या है, नवीन जी? जी, देखिए, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के तहत यदि हम देखें तो अधिनियम के अंदर सीधे शब्दों में भ्रष्टाचार की परिभाषा कहीं भी नहीं दी गई है, हम्म। लेकिन इसमें जो परिभाषाएं दी गई है वो है अवैध संपत्ति अर्जन, दुरुपयोग, अनुचित लाभ या भ्रष्ट आचरण। इस तरह की क्रियाओं को जो है भ्रष्टाचार के रूप में देखा गया है इस अधिनियम के तहत। हम्म। तो इसके तहत यदि हम और गहन अध्ययन जब करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि भ्रष्टाचार आमतौर पर या तो ऐसे
कृत्य हैं जो या तो भारतीय दंड संहिता के अंदर वर्णन किए गए हैं, या फिर ऐसे कृत्य जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हम्म। यानी कि भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम उसके अंदर वर्णित किए गए हैं। तो ऐसे मामलों को जो है उसके खिलाफ जांच करना और उनके विरुद्ध कार्य करना और कार्यवाही करना, है ना। तो वहां से हमें पता चलता है कि बेशक कोई सीधा सीधा भ्रष्टाचार का परिभाषा नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के रूप में अवैध संपत्ति अर्जन को देखा जाता है ना, शक्तियों के दुरुपयोग को देखा जाता है जी। और अनुचित लाभ या उपहार प्राप्त करना हम्म। या फिर शासकीय जिम्मेदारी का उल्लंघन करना, इन सब मामलों को भ्रष्टाचार के रूप में माना गया है इस अधिनियम के तहत और उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि आज हमने लोकायुक्त और लोकपाल के बीच अंतर को समझा है। तो फिलहाल के लिए एपीएन न्यूज़ की खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।